हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था वो गवर्नर जनरल के बारे में था और अब हम बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस वीडियो को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है पूरा देखें ताकि आपकी एक समझ जो है वो पूरी हो। कुछ चीज़ आपने शुरू की है तो उसको कंप्लीट भी किया करिए। चलिए, तो मैं बिना किसी देरी के इसे शुरू करती हूँ और आप मेरे साथ इसमें बने रहें। तो पहला देखिए, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जिनका टाइम है 1828 से 35 तक। 1829 में एंटी सती रिजोल्यूशन 17 पास किया। विलियम बेंटिक ने क्या किया? विलियम बेंटिक जब रूल में आए तो उन्होंने रूल करना शुरू किया। तो सबसे पहले 1829 में एंटी सती रिजोल्यूशन 17 उन्होंने पास किया है। 1833 में चार्टर्ड एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, जिसके तहत विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक। चार्टर्ड एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर 3 से 4 कर दिए गए। ठीक, 3 से 4 कर दिए गए। तो इनकी तादाद में जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा इन्होंने क्या किया? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वाइल अपॉइंटिंग ICS, यानी इंडियन सिविल सर्विस का जब अपॉइंट किया जाएगा किसी को तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये इसका मतलब बनता है। उससे पहले जो है भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। 1835 में मकोले मिनट्स में एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की मीटिंग में कहा गया, एजुकेशन टू मासेस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहा कि जो मास जो है, पूरी जो सब लोग हैं उनको एजुकेट करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की नहीं है। ठीक है, ये कहा गया। और साथ ही उन्होंने और भी बात कही। उन्होंने कहा केवल रिच पीपल को एजुकेशन देंगे, जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनको एजुकेशन देंगे लंदन में। ठीक है, लंदन में जो है सिर्फ रिच पीपल को एजुकेशन दी जाएगी, जो अमीर लोग होंगे। मीडियम इंग्लिश होगा उनको एजुकेट करने का। वापस आने पर दीज पर्सनस विल एजुकेट मासेस इन वर्नाकुलर लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज। फिर उन्होंने क्या कहा कि यही जो लोग होंगे जब वहाँ से वापस आएंगे पढ़कर, तो यही लोग जो हैं आगे वर्नाकुलर लैंग्वेज में यानी लोकल लैंग्वेज में दूसरे लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं विलियम बेंटिक के समय में होती हैं। फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी के समय क्या होता है? सबसे पहले इनका टाइम देख लीजिए। टाइम है 1848 से 1856। इससे पहले के 13 साल में गवर्नर जनरल थे, परंतु वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि उनके बारे में कुछ खास जानने के लिए नहीं है या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो हम सीधे जो है लॉर्ड डलहौजी पर आ गए हैं। लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, ये इस समय पे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। जो है आंग्ल और सिख युद्ध होता है द्वितीय, और पंजाब का जो है वो विलय हो जाता है ब्रिटिश शासन में। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यानी विलय के सिद्धांत के तहत झांसी, सतारा जो महाराष्ट्र में है, जगदीशपुर ये बिहार में, बरेली यूपी में, इनको अपने नियंत्रण में ले लिया गया। इन सबको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी विलय के सिद्धांत के तहत ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। 1852 में इंडो बर्मा वॉर इंडो बर्मा द्वितीय वॉर हुआ। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने, फर्स्ट रेलवे लाइन चली जो कि बॉम्बे से लेकर थाने तक थी। ठीक है, इसके बाद 1853 में फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस शुरू हुई आगरा टू कलकत्ता। कहाँ पर थी? आगरा से कलकत्ता तक। 1854 में इंडियन पोस्टल एंड टेलीग्राफ एक्ट पास हुआ, जिसमें फर्स्ट पोस्टल स्टैंप बनी, 2 पैसे की थी ये। ठीक है। 1855 में वुड्स डिस्पैच आया,
वुड्स डिस्पैच आया, ये जो है वुड्स डिस्पैच ये एजुकेशन से रिलेटेड था, एजुकेशन के बारे में इसमें बात की गई थी। चार्ल्स वुड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर था लंदन में, वहाँ से उसने एजुकेशन रिफॉर्म्स पर दस्तावेज इंडिया भेजे लागू करवाने के लिए। ठीक है, चार्ल्स वुड्स ने जो है लंदन से एजुकेशन रिफॉर्म करके भेजे थे ताकि इंडिया में जो है उन रिफॉर्म्स को लागू किया जा सके। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो चार्ल्स वुड्स ने भेजा उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन कहा गया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन उसको कहा गया। ठीक है, ये जो वुड्स डिस्पैच आया था इसको, इसमें मकौले मिनट्स को रिजेक्ट करके सरकार द्वारा मासेस को एजुकेशन देने का काम शुरू किया गया। तो जो पिछला मैंने आपको पीछे बताया था, ये कहा गया था कि मास को हम एजुकेशन नहीं देंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब उसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि मासेस को भी हम एजुकेट करेंगे। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन टीचर ट्रेंड होंगे, प्राइमरी एजुकेशन के जो है टीचर वो ट्रेंड होंगे। सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी जाएगी, और हायर एजुकेशन जो है उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी भारत में, और मीडियम इंग्लिश होगा उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का। तो ये सारे रिफॉर्म जो है उसमें किए गए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के समय संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 56 में 3 स्थानों पर, मुंगेर जो कि बिहार में है, भागलपुर बिहार में, संथाल परगना, इन तीनों जगहों पे जो है ये विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को 2 भाई कान्हू तथा सिद्धू ने शुरू किया था, इन दोनों को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये प्रचलित विद्रोह है, मैं समझती हूँ कि आपने सुना होगा। पिछले अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं को सेलिब्रेट भी किया गया था। मुझे सही से याद नहीं है कब थी वो डेट, लेकिन उसके बारे में जो है कुछ किया भी गया था गवर्नमेंट की तरफ से उनको याद करते हुए। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है और करवाया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। किसने पास करवाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 20 साल बाद तिलक ने इस एक्ट का विरोध किया था। ठीक है, 20 साल बाद किसने विरोध किया था? तिलक ने इसका विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1856 में एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का जो है एनेक्सेशन किया जाता है। एनेक्सेशन में क्या होता है? नवाब वाजिद अली शाह, क्या नाम है? नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया, ये कहकर कि वो अवध का शासन चलाने में सक्षम नहीं है तथा खुद ब्रिटिश ने शासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और इस तरीके से जो उन्होंने अवध का शासन अपने हाथ में ले लिया और अवध को जो है ब्रिटिश शासन में मिला लिया। वहाँ पर सेना में ज़्यादातर अवध के सैनिक थे, वो तो होंगे ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक, अभी तक जो है बात में बता रही थी आपको, वो डलहौजी की चल रही थी। अब लॉर्ड कैनिंग आते हैं। टाइम है इनका 1856 से 1862। ये लास्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया हैं, फर्स्ट वाइसरॉय हैं। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं लॉर्ड कैनिंग, और क्या है? फर्स्ट वाइसरॉय हैं। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच जो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आया था। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। अब कैनिंग के टाइम पर इम्प्लीमेंट होता है, यानी लागू किया जाता है उसको, जिसके तहत 3 यूनिवर्सिटी बनाई जाती हैं। उसमें कहा गया था ना कि हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी भारत में, तो वो 3 यूनिवर्सिटी अब बनाई जाती हैं, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। कहाँ कहाँ? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? इंडियन हाई कोर्ट के तहत बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कैनिंग के टाइम ही 1857 रिवोल्ट हुआ। 1857 का 1857 का विद्रोह हुआ। ये बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह है, इसके बारे में ज़रूर आपने सुना होगा। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही होता है। अब इस विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीड करती हैं,
कानपुर में नाना साहेब और तांतिया टोपे लीड करते हैं। जगदीशपुर में अजीमुल्ला खान, बिहार है ये जगदीशपुर, वहाँ से अजीमुल्ला खान जो है वो लीड करते हैं। लखनऊ से बेगम हज़रत महल लीड करती हैं। बरेली से खान बहादुर। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। ठीक, मेरठ से विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली मार्च कर 11 मई 1857, कब? 11 मई 1857। ठीक है, 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफ़र को भारत का बादशाह घोषित किया। ठीक है, भारत का बादशाह घोषित किया। मेरठ के सैनिकों का नेतृत्व बख्त खान ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है वो मैंने आपको बताया। फिर कुछ इतिहासकार, कुछ लेखक हुए हैं जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बारे में लिखा है। तो ऑटरव जो है उन्होंने लिखा है मिसमैच बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबैरिटी। उन्होंने कहा कि ये जो विद्रोह था इसलिए हुआ क्योंकि एक तरीके का मिसमैच हो गया था सभ्य लोगों में, और बारबैरिटी मतलब आप समझ लो कि जो एक तरीके से असभ्य लोग होते हैं उनका मिसमैच होने की वजह से ये विद्रोह हुआ। टेलर जो है उन्होंने इसे सिपोई म्यूटिनी बताया, सैनिकों का विद्रोह बताया। वीडी सावरकर ने फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा या विद्रोह कहा, युद्ध ही कहा उन्होंने, वॉर कहा है। ठीक है, आरसी मजूमदार ने नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कहने का अभिप्राय ये है, आरसी मजूमदार ने ना इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम माना और ना ही इसे पहला राष्ट्रीय जो है वो वॉर माना। ठीक है, बिपिन चंद्र ने इसे पॉपुलर अपराइजिंग कहा, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह था ये। डिसरेली ने इसको नेशनल अपराइजिंग कहा, उन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई। 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके रिलेटेड मैंने आपको कुछ इतिहासकारों के मत भी बताए। तो इस तरह जो है यहाँ पर सारे जो जितने भी लॉर्ड गवर्नर जनरल्स हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे और जो है फर्स्ट वाइसरॉय भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।